लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये नाम भारतीय राजनीति में दशकों तक गूंजते रहे हैं। सब एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इन सब की कहानी की शुरुआत एक ही जगह से हुई। ये सभी बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आए थे और फिर देश की राजनीति पर पूरी तरह छा गए। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी राजनीतिक सितारों के उदय के पीछे आखिर वो कौन सी एक कहानी थी, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न सिर्फ इन्हें एक पहचान दी बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आखिर वो घटना क्या थी? जवाब है 1975 का नेशनल इमरजेंसी। जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल। ये जो 21 महीने का दौर था ना, ये एक ऐसी राजनीतिक भट्टी की तरह था जिसमें नेताओं की एक की पूरी नई पीढ़ी तप कर निकली। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? देखिए, इमरजेंसी का फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया था। इसके पीछे की कहानी काफी लंबी है। असल में ये 3 अलग-अलग मोर्चों पर सालों से जो संकट बढ़ रहा था, ये उसका नतीजा था। और इनमें पहला और सबसे बड़ा मोर्चा वो था जनता का। उस समय बढ़ती महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, इन सब ने लोगों के मन में सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा भर दिया था। और ये गुस्सा अब सड़कों पर प्रदर्शनों की शक्ल में उतर रहा था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें देखने को मिलती है गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलनों में। एक तरफ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा था। और इन दोनों ही आंदोलनों ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। और फिर जब इन आंदोलनों को दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, उनका समर्थन मिला, तो बस ये जो सरकार विरोधी लहर थी, ये पूरे देश में फैल गई। और इसी बीच 1974 में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी रेलवे हड़ताल हुई। ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं थी, पूरे 3 हफ्तों तक चली और इसने तो जैसे पूरे देश की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया। सामान की आवाजाही, लोगों का आना जाना सब ठप। इससे सरकार पर जो दबाव था वो अपने चरम पर पहुंच गया। तो ये तो था पहला मोर्चा। अब बात करते हैं दूसरे मोर्चे की, और ये मोर्चा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच। एक ऐसा सत्ता संघर्ष जो काफी लंबे समय से चल रहा था। देखिए, ये टकराव कोई नया नहीं था, बल्कि लगभग 1 दशक से चला आ रहा था। 1967 के गोलकनाथ केस से लेकर 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस तक सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही बात कह रहा था कि संसद के पास संविधान के बुनियादी ढांचे को बदलने की शक्ति नहीं है। ये सरकार और न्यायपालिका के बीच आप कह सकते हैं एक सीधी टक्कर थी। और ये मामला तब और भी बिगड़ गया जब 1973 में सरकार ने 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके अपनी पसंद के चीफ जस्टिस को नियुक्त कर दिया। और फिर इस पूरे न्यायिक संघर्ष का क्लाइमैक्स आया 12 जून 1975 को। इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1971 की चुनावी जीत को ही रद्द कर दिया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला किसी बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप पर नहीं आया था, बल्कि ये 2 आप कह सकते हैं तुलना में काफी छोटे मामलों पर आधारित था। पहला, अपने एक सरकारी अफसर यशपाल कपूर को चुनावी एजेंट बनाना, और दूसरा, चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना। लेकिन इन छोटे से दिखने वाले आरोपों ने न सिर्फ उनकी जीत रद्द की, बल्कि उन पर 6 साल के लिए कोई भी पद संभालने पर भी रोक लगा दी। सोचिए जरा। अब इस अदालती फैसले और इमरजेंसी की घोषणा के बीच के जो 12 दिन थे, वो बेहद तनाव भरे थे। आप कह सकते हैं कि यहीं से असली उल्टी गिनती शुरू हुई। 12 जून 1975 ये वो तारीख थी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, और इस फैसले ने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जैसे भूचाल ला दिया। और ये जो 12 जून का दिन था, ये प्रधानमंत्री के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि तिहरी मुसीबत लेकर आया। सोचिए, एक तरफ अदालत से इतनी बड़ी कानूनी हार, दूसरी तरफ उनके एक बहुत ही करीबी सलाहकार डीपी धर का निधन हो गया। और इतना ही नहीं, ठीक उसी दिन गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। मतलब एक ही दिन में एक साथ 3 बड़े झटके। इसके ठीक 12 दिन बाद तारीख थी 24 जून। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई की, और जाहिर है इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कोई बड़ी राहत लेकर नहीं आया।
अदालत ने एक तरह का आधा अधूरा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं, लेकिन वो संसद में वोट नहीं दे सकती। मतलब वो पद पर तो थीं, लेकिन पद की जो पूरी शक्तियां होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं। और फिर आया वो दिन, 25 जून। इस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पहले से ही सुलग रहे इस माहौल में, अब कह सकते हैं बारूद के ढेर में तीली लगाने का काम किया। उस दिन जेपी नारायण ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया और उसी रैली में उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो मशहूर पंक्तियां दोहराईं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सेना और पुलिस से ये अपील भी की कि वो सरकार के गैर संवैधानिक आदेशों को ना माने। ये सरकार के अधिकार को एक सीधी और शायद आखिरी चुनौती थी। इस रैली के बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से और बेहद गुपचुप तरीके से हुआ। 25 जून की रात को कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिसने देश को सीधे इमरजेंसी के अंधेरे में धकेल दिया। आपातकाल लगाने के लिए संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया गया और इसका आधार बनाया गया आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस को। अब ये एक ऐसा शब्द था जिसकी कोई साफ परिभाषा नहीं थी। इसकी व्याख्या बहुत ही व्यापक थी और इसी एक शब्द ने सरकार को लगभग असीमित शक्तियां दे दी। अब सुनिए उस रात हुआ क्या। इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे से सलाह मशवरा किया। फिर देर रात वो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिली और इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करवा लिए। और इससे पहले कि उनके अपने कैबिनेट या देश की जनता को इसकी भनक भी लगती, दिल्ली के सारे अखबारों की बिजली काट दी गई और मीसा कानून के तहत देश भर में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। इसके बाद अगले 21 महीनों तक जो चला वो इतिहास है। इस दौरान 1 लाख से भी ज्यादा, जी हां, 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों, एक्टिविस्ट्स और सरकार से असहमति रखने वालों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। पूरे 21 महीने बाद जब आखिरकार इमरजेंसी हटी और देश में चुनाव हुए, तो मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया और ये फैसला ऐतिहासिक था। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या इमरजेंसी देश को अराजकता से बचाने के लिए एक जरूरी शॉक ट्रीटमेंट था, जैसा कि उस वक्त की सरकार ने दावा किया था, या फिर ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था? इस सवाल पर बहस आज भी जारी है।